क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी कहाँ पे यूज किया जाता है बताओ तो। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या हुआ? तो ये भी एक टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है, जो कि अगर लिक्विड में बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स अगर मिक्स्ड रहेंगे ना, तो उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए ये यूज किया जाता है। और ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स इन टू फेजेस। एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है। जैसे कि डाइज से, डाइज समझते हो? डाइज में बहुत सारे कलर का मिक्सचर होता है। तो अलग अलग कलर का अगर तुमको सेपरेट करना है, अलग अलग सारे कलर को अलग अलग करना है, तो वहां पे ये क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ टेक्निक, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यूज टू Yes, sir. Yes. separate those solutes that dissolve in the same solvent। ठीक है, क्योंकि सेम सॉल्वेंट में अगर बहुत सारे सॉल्यूट्स डिसॉल्व हुए हैं, तो उन सभी सॉल्यूट्स को सेपरेट करने का जो टेक्निक होगा वो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। कि किसी एक मिक्सचर, कोई एक मिक्सचर प्रेजेंट है, उसके सारे कंपोनेंट्स को अगर सेपरेट करना है, तो उसी उसको भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ठीक है। तब जैसे तुम लोग के एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, ये देखना, क्रोमेटोग्राफी। तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारा, जैसे डाइस को सेपरेट करना है, सेपरेशन ऑफ डाइस इन ब्लैक इंक। तो अगर ब्लैक इंक होता है तो उसमें बहुत सारे कलर का वो मिक्सचर होता है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स उसमें मिक्स होते हैं। तो उसको तुमको सेपरेट करना है, सारे कलर्स को सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट होता है? तो इसमें देखना, एक तुम लोग का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट देखे हो तुम लोग एनसीईआरटी में? बताओ। Yes, sir. हाँ चलो, यहाँ पे बता दे रहे हैं, जस्ट एक बार पढ़ लोगे तो वो समझ आएगा। यहाँ पे बता दे रहे हैं कि एक फिल्टर पेपर हम लोग लेते हैं। ठीक है, थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लेते हैं, और इसमें एक हम लोग पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस पे फिल्टर पेपर, ताकि मार्क का हमको पता चल सके। और यहाँ पे क्या करोगे, ये 3 सेंटीमीटर ऊपर मार्क करना है। ठीक है, ये पेपर से, फिल्टर पेपर से नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर, तो एक मार्क। और यहाँ पे इसके सेंटर में क्या करोगे, एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, इंक का छोटा सा ड्रॉप यहाँ पे इसके सेंटर पे लगा दोगे, ड्रॉप कर दोगे इसके ऊपर। ठीक है, सेंटर पे, और इसको सूखने देना है। ठीक है, इसको ड्राई होने दो। अब ड्राई होने के बाद क्या करोगे, फिल्टर पेपर को तुमको लोअर करना है ग्लास बीकर में। ठीक है, कंटेनिंग वाटर। तो जैसे मान लो इधर हम लोग ये बीकर ले लिए। ठीक है, ये बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब पानी भरा हुआ है। अब ये इंक जो है ना, जो इंक हम लोग यूज किए पानी में सॉल्युबल है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल इंक है। इसमें फिल्टर पेपर हम लोग लोअर कर दिए। ठीक है, फिल्टर पेपर हम लोग लोअर किए हैं, सो डैट द ड्रॉप ऑफ इंक, ठीक है, ड्रॉप ऑफ इंक इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। बात समझ में आ रहा है? जहां तक वाटर लेवल होगा, उससे जो ड्रॉप ऑफ इंक है ना, वो उसके जस्ट अबव होना चाहिए। तो जैसे ये फिल्टर पेपर यहाँ हम लोग किए हैं, तो मान लो यहाँ पे जस्ट अबव, यहाँ पे हम लोग ये ड्रॉप ऑफ इंक वाला ये पोर्शन यहाँ पे जस्ट अबव इसके ऊपर। ठीक है, वाटर लेवल के जस्ट अबव होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको तुमको कुछ टाइम तक छोड़ देना है, कुछ टाइम तक एज इट इज छोड़ देना है, और इसको ऑब्जर्व करना है कुछ सर्टेन टाइम के बाद। तो सर्टेन टाइम के बाद ऑब्जर्व करोगे, क्या आएगा बताओ? ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? बोलो, बता सकते हो कोई? ऑब्जर्वेशन क्या आएगा?
हम्म सर जैसे ही पानी का लेवल आगे बढ़ते जाएगा तो जो डाई है वो भी सॉल्यूट होते जाएगा उसमें। ये डाई जो है ये तो सॉल्युबल है पानी में, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे फिल्टर पेपर वो पानी को सोक करेगा ना। फिल्टर पेपर तो पानी एब्जॉर्ब करेगा ही, तो जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब करेगा पानी, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा इस पे, तो देखोगे अलग अलग कलर्स का क्योंकि डाई जो होगा ये तो सिंगल कलर का होगा नहीं, ये तो मिक्सचर ऑफ टू या टू से ज्यादा कलर का मिक्सचर है। तो जैसे जैसे ये पानी ऊपर जाएगा ना, हर एक कलर का देखो, जिस भी कलर का वो मिक्सचर होगा, दो या तीन या चार कलर का मिक्सचर होगा, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा हर एक कलर का सॉलिबिलिटी जो होगा पानी में डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं, जैसे मान लो रेड कलर है, तो रेड कलर का पानी में जो सॉल्युबल होने का टेंडेंसी है वो ऑरेंज कलर से डिफरेंट होगा, या ग्रीन कलर से डिफरेंट होगा, या येलो से डिफरेंट होगा। तो हर एक कलर का सॉलिबिलिटी जो होता है वो पानी में डिफरेंट होता है। तो जैसे जैसे पानी ऊपर जाते जाएगा, तो जो ज्यादा सॉल्युबल है वो ऊपर चला जाएगा पानी के साथ। जो कलर ज्यादा सॉल्युबल होगा पानी में वो ऊपर जाते जाएगा, जो कम सॉल्युबल होगा वो नीचे तक ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है? और जो उससे भी कम सॉल्युबल होगा वो और भी नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि द इंक डेट वी यूज, जो इंक हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो ड्रॉप ऑफ इंक यहाँ पे किए हो, हैज वाटर एज द सॉल्वेंट, क्योंकि वो पानी में सॉल्युबल होता है तो वाटर वहां पे सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। एंड जो डाई हम लोग लिए हैं, ठीक, एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट एज द वाटर राइजेस, जैसे पानी उसमें ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, यही चीज है, एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे पानी बढ़ेगा फिल्टर पेपर पे क्या होगा, ऑब्जर्वेशन बताओ तो। इट टेक्स अलोंग इट टेक्स अलोंग विथ इट द डाई पार्टिकल्स, जो डाई के पार्टिकल्स होंगे वो अपने साथ उसको ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, डाई पार्टिकल्स को ऊपर ले जाएगा। उसके बाद इधर लिख रहे हैं यूजुअली, ठीक है, जो डाई होता है वो दो या दो से ज्यादा कलर का मिक्सचर होगा। यूजुअली ए डाई इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स। ठीक है, तो द कलर्ड कंपोनेंट, जो कलर्ड कंपोनेंट मतलब जो कलर पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ऊपर जाएगा या नीचे मिलेगा, बताओ बताओ तो। ऊपर जाएगा। हाँ, तो जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो पानी के साथ ऊपर चला जाएगा, और जो कम सॉल्युबल होगा वो नीचे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल, जो ज्यादा सॉल्युबल होगा, राइजेस फास्टर, वो पानी के साथ ज्यादा फास्ट मूव करेगा ऊपर। एंड इन दिस वे, ठीक है, एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड, और इसी तरह से सारे कलर्स, जो कम सॉल्युबल होगा वो नीचे मिलेगा, जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो इससे सारे कलर्स क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। समझ में आ गया सबको? यस सर। फिल्टर पेपर जब निकालोगे तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद फिल्टर पेपर जब निकालोगे ना, तो इसमें देखो जहाँ पे मार्क किए थे उसके एवब जो है तुमको बहुत सारे डॉटेड स्ट्रिप, अलग अलग कलर्स के स्ट्रिप मिलेंगे। ए जैसे मान लो ये ए मिला, ये बी मिला, ये सी मिला, तो बताओ तो इन तीनों में जैसे ऐसे मार्क किया हुआ है, इन तीनों में तुमसे पूछा जाएगा कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा सॉल्युबल है पानी में, बताओ तो। सी। कौन सा कलर हो? सी, सी। क्योंकि जो जो ऊपर मिल रहा है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, उसके बाद बी, और सबसे लीस्ट सॉल्युबल कौन सा होगा? ए। ठीक है, समझ में आ गया? यस। यस सर। चलो, तो यही है क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस। इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन, ये कलर्स इन डाई, कलर्स मतलब एक डाई में बहुत सारे कलर होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। दूसरा, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड टेस्ट जो होता है ना, उसमें अगर कोई ड्रग टेस्ट जो होता है तो उससे अगर सेपरेट करना है हमको, तो ये क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है। और पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर,
नेचुरल कलर में बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, ठीक है, तो वो सारे पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए ये क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस यूज किया जाता है। ये सारा एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को? बताओ। नो सर। चलो, तो ये तो हो गया तुम्हारा क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन सुने हो तुम लोग? यस सर। डिस्टिलेशन मतलब उसको हीट करेंगे, हीट करके हम लोग वेपर में बदलते हैं। जो पहले वेपर में बदल गया वो तो वेपर बन के निकल जाएगा, ठीक है। मतलब दो लिक्विड का मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो हम लोग हीट करना स्टार्ट करेंगे उसके मिक्सचर को, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपर में चला जाएगा, जाएगा ना। और वेपर जैसे ही बनेगा तो उसको हम लोग सेपरेट करते जाएंगे, और सेपरेट करके उसको बाद में कूल कर देंगे, तो वापस से वो लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरह से दोनों लिक्विड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस तभी यूज करना है जब बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड का 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर 20 डिग्री से कम होगा तो फिर आसानी से सेपरेट नहीं होगा। उसमें फिर जो वेपर बनेगा उसमें दोनों के पार्टिकल्स हो सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। तो 20 से ज़्यादा अगर होगा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, तभी हम लोग ये प्रोसेस यूज करेंगे। तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द component substances from a liquid mixture by selective evaporation, ठीक है, ये ध्यान रखना, by selective evaporation and condensation, ठीक है। प्रिंसिपल क्या यूज करते हैं इसमें? इट इज बेस्ड ऑन द, क्या प्रिंसिपल होगा बताओ तो? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरेबल डिफरेंस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कंसिडरेबल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू और मोर लिक्विड। बात समझ में आ रहा है या नहीं तुम लोगों को? हम्म। आ रहे यस सर। ठीक है, तो अगर कंसिडरेबल डिफरेंस होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा लिक्विड का अगर मिक्सचर है, उन दोनों में डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है, तब फिर हम लोग ये डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। इसी में एक होता है कि जब डिफरेंस कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखोगे 20 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है, तो फिर वहां पे हम लोग एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक आ जाता है। सुने हो? यस हम्म। सर। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करना है तुमको, बता दो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करोगे? डिस्टिलेशन और नॉर्मल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये देखो, ये जो होता है डिस्टिलेशन, ये मिसिबल लिक्विड के लिए करते हैं। टू मिसिबल लिक्विड मतलब जो आपस में मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। अगर इमिसिबल लिक्विड होगा तो उसको तो ऐसे ही सेपरेट कर देते हैं हम लोग, सेपरेटिंग फनल से, वो देखे थे ना लास्ट क्लास में। यस हम्म। सर। ये मिसिबल लिक्विड है। मिसिबल लिक्विड का मतलब क्या हुआ? जो आपस में डिसॉल्व हो सकते हैं, घुल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो भी डिस्टिलेशन जैसा ही टेक्निक है, लेकिन ये हम लोग तब यूज करेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट, कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होगा ना यहाँ पे, ये लेस देन 20 केल्विन है या 25 केल्विन होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर miscible liquids for which the difference in
बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। 20 केल्विन या 25 केल्विन से अगर डिफरेंस कम है तब हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करोगे? फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल क्या कहता है, पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़े होगे, पढ़े हो ना? Yes. पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट होते यस हैं सर। तो वो सारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, उसमें जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और पैराफिन वैक्स मिलता है। ठीक है, तो वो सारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और दूसरा कोई एग्जांपल बताओ? सेपरेशन ऑफ गैसेस गैसेस। फ्रॉम एयर। हाँ, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। एयर से अगर गैसेस को सेपरेट करना है, बहुत सारे डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम हम यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो एनसीईआरटी में देख लेना, डायग्राम से दिया हुआ है। क्लियर है ना? डायग्राम एक बार देख लेना तुम लोग बुक में। ठीक है, देख लोगे ना? Yes, sir. यस Yes. सर। चलो, तो ये तो हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया। इसमें एक और टेक्निक बच गया, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन पढ़े हो? यस सर। Yes, sir. इवापोरेशन से ही मिलता जुलता है, बट इन दोनों में डिफरेंस है। बताओ क्या डिफरेंस है? सर इसमें हम लोग जो भी पाते वो सॉलिड रहता है, मतलब कि सॉलिड चीज के लिए यूज हाँ होता है। हाँ, मतलब सॉलिड अगर डिजॉल्व होगा किसी लिक्विड में तो वहां पे हमको यूज करना है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। क्रिस्टलाइजेशन और इवापोरेशन, इन दोनों में अंतर क्या है? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है, इवापोरेशन से ज़्यादा इसका एडवांटेज है। क्या है डिफरेंस बताओ तो, क्यों एडवांटेजेस है, क्या रीज़न होता है? बता सकते हो कोई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर क्योंकि प्योर फॉर्म में क्रिस्टलाइजेशन प्रोडक्ट मिलता है। हाँ, इवापोरेशन में हो सकता है कि बहुत सारे इम्प्योरिटी भी इवापोरेट होकर उसके साथ निकल जाए। समझ में आ रहा है? इम्प्योरिटीज बचा हुआ ही रह जाएगा तुम्हारा। इम्प्योरिटीज जो है वो, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन को तुम इवापोरेट करोगे तो वाटर तो निकल गया, अब सॉल्ट में अगर कोई इम्प्योरिटी होगा तो वो तो उसके साथ वेपर बन के नहीं निकलेगा ना, निकलेगा क्या? नो तो सर। इम्प्योरिटीज जो है वो उसमें बचा हुआ ही रह जाएगा, लेकिन क्रिस्टल जब बनेगा उसका, तो जो एक्चुअल में प्योर सॉल्ट होगा ना, उसी का प्योर सब्सटेंस जो होगा उसी का सिर्फ क्रिस्टल बनता है, उसके साथ इम्प्योरिटी नहीं जाएगा। तो एक तो ये होता है कि इवापोरेशन से जो सेपरेट होगा तुम्हारा सॉलिड, वो उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटी रहने का चांसेस हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन से जो सेपरेट होगा सॉलिड और लिक्विड, उसमें तुम्हारा इम्प्योरिटीज बहुत ही कम होगा, बहुत ही मिनिमम होगा। दूसरा क्या है बताओ? दूसरा क्या है एडवांटेज? बताओ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर इवापोरेशन में soluble impurities मिक्स्ड रहता है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में वो अलग तो वो तो रहता इम्प्योरिटी वाला हो ही गया दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। टेक्निक इज बेटर देन, ये एनसीईआरटी में भी तुम्हारा दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेटर देन सिंपल इवापोरेशन, बिकॉज दो रीजन होता है, दो पॉइंट एटलीस्ट तुम याद रखो। सम सॉलिड्स डिकम्पोज, और ये इम्पोर्टेंट, यही पॉइंट तुम लोग छोड़ दिए थे, और मे गेट चार्ड ऑन हीटिंग। ठीक है, ये समझते हो? सर तो चार्ड ड्राइनेस, मतलब?
चार्ड मतलब वो बहुत ही क्रश टाइप का हो जाएगा, ठीक है। जैसे हीट कर रहा है ना, तो हीट करने पे वो डिकम्पोज हो रहा है, या फिर चार्ड मतलब उसको बहुत ही फाइन हो जाएगा, वो क्रश करते हैं ना, जैसे शुगर को क्रश करोगे तो क्या होगा, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में चला जाता है ना वो, फिर तो क्रिस्टल के फॉर्म में थोड़ी रहेगा वो, जब उसको पाउडरी क्रश सब्सटेंस कर हो दोगे गया। शुगर को। हाँ, तो वो उसी को बोलते हैं हम लोग चार्ड। तो या तो वो डिकम्पोज हो जाएगा हीट करने पे, ज्यादा हीट करने पे वो डिकम्पोज हो जाएगा, या फिर चार्ड हो जाएगा, ठीक है, उस तरह से हो जाएगा। तो हमको ओरिजिनल सब्सटेंस उस केस में मिलना पॉसिबल नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिल पाएगा। तो पहला तो ये डिसएडवांटेज होता है इवापोरेशन में। दूसरा वही होता है इम्प्योरिटी वाला, सम इम्प्योरिटीज may remain dissolved in the solution even after filtration करने के बावजूद जो होता है कुछ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटी उसमें रह जाएगा, ठीक है। और इवापोरेशन करने के बाद तो वो पानी तो चला जाएगा, लेकिन वो इम्प्योरिटी जो है वो उसी सॉलिड में साथ में ही रह जाएगा, ठीक है। और इम्प्योरिटी अगर रह जाएगा तो उसका मतलब वो सॉलिड जो मिलेगा हमको पूरा पूरा प्योर नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या प्योर? तो यहाँ पे लिख देना ऑन इवापोरेशन दिस कॉन्टामिनेट द सॉलिड, जो सॉलिड मिलेगा वो पूरा इम्प्योर मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये दो रीजन होता है क्रिस्टलाइजेशन क्यों प्रीफर किया जाता है, ठीक है। तो जो सी वाटर से सॉल्ट निकाला जाता है ना एप्लीकेशन, तो उसमें यही क्रिस्टलाइजेशन वाला टेक्निक ही यूज किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट जो होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, या फिर सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम एलम। एलम सुने हो, फिटकिरी जो होता है। यस सर। हम्म। तो एलम का जब सेपरेशन किया जाता है फिटकरी का इम्प्योर सब्सटेंस से, तो उसमें भी क्रिस्टलाइजेशन, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स ही मिलते हैं हमको। यहाँ पे लिख सकते हो, ये सारा एप्लीकेशन है उसका, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, ठीक है। एलम बोलते हैं वही फिटकरी को, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन हो गए, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। चलो, और कुछ बचा है इसमें? तो ये सारे टेक्निक्स हो गए इसमें। बस एनसीईआरटी से एक बार सबका डायग्राम देख लेना तुम लोग, ठीक है। डायग्राम हम यहाँ नहीं बना रहे हैं, बाकी सारे तो कवर हो ही गया, हम लोग लास्ट क्लास में ये सब देख ही लिए थे ना। क्रोमेटोग्राफी आज हो ही गया, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन भी हो गया। लास्ट क्लास में तो सब्लिमेशन ये सब हो गया था ना, सब्लिमेशन हो यस गया सर। था, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया था, यस सर। अ, और वो सेपरेटिंग फनल वाला भी हो गया था। और कुछ बचा है क्या, देखो तो, और कोई टेक्निक? सब्लिमेशन, हाँ ये सब तो हो ही गया था। और कोई टेक्निक बचा है तो बताओ। नो सर। तो हो ही गया, और कुछ इसमें है चैप्टर में? देखो बुक में, चैप्टर में कुछ है और? एक है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो ये तो तुम लोग एलिमेंट कंपाउंड ये सब पहले ही बता चुके हैं। मिक्सचर कंपाउंड में डिफरेंस ये सब बता चुके हैं ना। यस सर। यस सर। मिक्सचर, तब तो ये जानते ही हो तुम लोग। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर ये सब तो शुरुआत में ही बताए थे तुम लोगों को डिफरेंस। यस सर। यस सर। एक बार एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पूरे कंप्लीट कर लेना, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पूरा A to Z क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं होगा, कर क्वेश्चंस लिए बना सर। लेना इनसे। सारा हो गया? यस सर। हम्म। तो यस तुम सर। लोग का हो गया, यही 3 चैप्टर है क्या? और तो पहला चैप्टर तो हट ही गया तुम लोगों का। हाँ। हम्म। तो हो गया फिर सिलेबस कंप्लीट तुम लोगों का। हम्म। यस सर। चलो फिर तो प्रैक्टिस करो तुम लोग इसमें, जो जो नहीं बनाए हो वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना,
ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। और जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बना लिया हो वो बुकलेट अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, बात समझ में आया? जो नहीं Yes, sir. किया वो Yes. पहले एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, उसके बाद बुकलेट में जाओगे। और जो जो ये पहले कर चुका है वो डायरेक्ट बुकलेट में जा सकता है। करना दोनों है, बट पहले एनसीईआरटी का कर लो, उसके बाद बुकलेट वाला। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? बताओ, कुछ पूछना है तो बोलो। किसी को भी कुछ पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर एंड करेंगे। सर मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन क्लास लगवा दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब लगेगा तुम लोग डाउट क्लियर करके रख, एक साथ इकट्ठा करके रखना, उसी दिन बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लगेगा ना नेक्स्ट वीक में, तुम लोग इकट्ठा करके यस रखना सर। सारा डाउट जो भी होगा एक साथ कलेक्ट करके रखना, उसी दिन पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, Yes. Yes, sir. और पूछना है किसी को कुछ? जिसको भी डाउट होगा वो इकट्ठा करके रखना, एक ही दिन पूछ लेना सारा। और है कुछ उसके अलावा? बोलो, किसी को पूछना है, कुछ जल्दी बोलो। No, sir. No. एंड करें ना फिर? हेलो, Yes. यस Yes, चलो सर। ठीक sir. है, चलो ठीक है, एंड कर दे रहे। पीडीएफ भेजना है ना? पीडीएफ भेज देंगे हम। Yes, sir. ठीक है, चलो।